नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो हो पॉलिटी से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरबी एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। और दूसरा कथन है, इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? परिसीमन आयोग जो है वो लोकसभा सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए जो चुनावी क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। और लोकसभा आयोग के लिए परिसीमन आयोग की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा गया है कि लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों की संख्या का अनुपात जो पूरे देश में सभी राज्यों के लिए समान रहे। वहीं अगर विधानसभा के लिए बात की कही जाए तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के दौरान जो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात जो समान रहे। और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो समानता एक से अधिक जिले में विस्तृत ना हो। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा परिसीमन आयोग के संदर्भ में। ओके, परिसीमन आयोग जो हो लोकसभा सदस्यों के चुनाव और विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। और इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, परिसीमन आयोग क्या है? परिसीमन आयोग को जो सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद जो भारत की संसद द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत जो एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है प्रत्येक जनगणना के बाद। ओके, और परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद जो राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था जो है वो निर्वाचन आयोग के साथ जो मिलकर काम करती है। ओके, परिसीमन आयोग का गठन जो 82 अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। ओके, सांसद द्वारा एक अधिनियम बनाकर परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। फिर उसके बाद परिसीमन अधिनियम को लागू होने के बाद जो राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की नियुक्ति करता है। तो इसमें दोनों कथन जो सही है परिसीमन आयोग के संदर्भ में, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए में कहा जा रहा है कि भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है और कारण आर में कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण जो होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो कथन और कारण जो है इसमें दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है और दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि इसका कार्यकाल जो किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा का समान कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है किंतु इसे जो राष्ट्रपति द्वारा पहले ही विकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने के अवधि से जो अवधि के दौरान जो स्वयं सांसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा समान कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और यह अवधि जो है केवल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ओके, लोकसभा का कार्यकाल जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यान के प्रभाव होने के कारण जो है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम करके एक समान कार्यकाल का अवधि जो है बढ़ा दी जाती है और यह जो है केवल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता हेतु निर्हरता है?
पहला है लाभ का पद धारण करना, दूसरा अनपढ़ होना, तीसरा विकृचित होना और चौथा अनुमोचित दिवालिया होना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हता होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हता न हो संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है को लाभ का पद धारण कर सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यदि वह विकृचित है, यदि लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य जो विकृचित है वो भी सदस्य बन सकता है, पात्र है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। अनुमोचित दिवालिया भी उसका सदस्य बन सकता है, दोनों सदनों के किसी भी सदन का सदस्य। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो सही हो जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकता। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इन सब का उल्लेख जो आर्टिकल 102 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों का किसी भी सदन के लिए कोई कौन सा व्यक्ति पात्र है इसका वर्णन जो अनुच्छेद 102 में किया गया है। तो इसमें 1, 3 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति जो किसी सदन का सदस्य नहीं बल्कि संसद का अभिन्न अंग है, और कारण आर में कहा जा रहा है कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रपति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है बल्कि संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राष्ट्रपति के पास जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने या स्थगित करने या दोनों सदनों को संबोधित करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी का अधिनियम 1985 के तहत किस व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह, पहला है एक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, और दूसरा कथन है संबंधित राजनीतिक दल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, और तीसरा है संबंधित राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है, और संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है। दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह जो ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो सब सही हो जाएगा। ओके, और ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत ऐसे सदनों में मतदान करता है और मतदान में अनुपस्थित रहता है तो उसे भी दल बदल विरोध अधिनियम 1985 के तहत जो है वो अयोग्य ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। कथन 3 जो है वो भी सही हो जाएगा। और यदि एक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वो दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के तहत जो अयोग्य ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और किसी सदन का एक मनोनीत सदस्य जो अपनी सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी उसे अयोग्य ठहराया जाएगा दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के तहत। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। संबंधित राजनीतिक दल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना जो दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के तहत जो आयोग नहीं ठहराया जाता है इसके तहत। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि 1, 3 और 4 जो है वो सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक संवैधानिक पद है, और दूसरा कथन है वह लोकसभा अध्यक्ष के प्रसादाप्रयत्न पद धारण करता है, और तीसरा कथन है जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो वह लोकसभा में पीठासीन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो एक संवैधानिक पद है और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 93 में एक संवैधानिक पद है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के बाद लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। वह अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के अधीन नहीं होता और उसके प्रसादात्मक पद धारण नहीं करता। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। और लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। जब लोकसभा अध्यक्ष जो सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है लोकसभा में पीठासीन होता है। तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 3 जो हो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान मूल संविधान में दिया गया है। और दूसरा कथन है, ऐसे सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता यानी प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीट संख्या का कम से कम 15% जो पर विजय प्राप्त की हो। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान जो मूल संविधान में नहीं दिया गया है। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके। और यह पद जो है 1977 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। और इस अधिनियम में अनुबंध किया गया है कि शासक दल की अतिरिक्त किसी भी दल के नेता को जिसके संसद में सबसे अधिक सदस्य हैं विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाएगी। और ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि उस दल के नेताओं को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 10% स्थान प्राप्त हुआ हो। तो इसका जो कथन 2 है वो सही है। तो इसका जो केवल इसमें कथन 2 जो है वो सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है असम और तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा बिहार। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के प्रतिनिधि यानी लोकसभा की सीटों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित कीजिए, इसमें कहा गया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या जो 11 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या जो 14 है। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 80 है। ओके। तो इस प्रकार इसमें सबसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम छत्तीसगढ़, फिर असम, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। तो इसमें 1 2 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या यानी लोकसभा सीटों की संख्या। सूची 1 गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 26 है यानी 26 जो है लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में है। तो इस प्रकार ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 28 है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। तो इस प्रकार बी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो 29 है। तो सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या जो 48 है जो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। यूपी के बाद जो लोकसभा सीटों की संख्या है उसके बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में है। एमएच महाराष्ट्र में यूपी की लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और महाराष्ट्र की उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है वो 48 है। ओके। तो इसमें 4 1 2 3 4 1 2 3। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और सूची 2 में विषय। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 जो संसद का गठन करता है का प्रावधान करता है। ओके। संसद के गठन का प्रावधान जो अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार बी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 81 में जो लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार सी का
4 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 82 में जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के गठन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन के बारे में अनुच्छेद 82 में कहा गया है। तो इस प्रकार डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद विषय अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 जो है वो अनुच्छेद 83 का संबंध जो है संसद के दोनों सदनों की अवधि से है। ओके, संसद के दोनों सदनों की अवधि का वर्णन जो है अनुच्छेद 83 में किया गया है। तो इस प्रकार ए जो है वो सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 84 का वर्णन, अनुच्छेद 84 जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। तो इस प्रकार जो बी है वो भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 85 में कहा गया कि संसद के सत्र या सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। तो इस प्रकार जो 3 है वो भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 93 है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कितने युग्म जो है सही सुमेलित है, तो इसमें 3 युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है, राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 16 है। बिहार में 16 है राज्यसभा सीटों की संख्या। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या जो 19 है। और तमिलनाडु में 18 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो 31 है। तो इस प्रकार इसमें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बिहार, सबसे कम बिहार में है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। राज्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वो 11 है, ना कि 18 है। ओके, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 11 है, ना कि 18। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, और गुजरात में 11, और पश्चिम बंगाल में 16 है। तो इस प्रकार जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 252 निर्धारित की गई है। और दूसरा कथन है, भारत का राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 250 निर्धारित की गई है, ना कि 252। अनुच्छेद 80 के अनुसार जो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार अंतर्गत जो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो सही हो जाएगा। और वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है, 245 है। ओके, वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 जो है वो 233 सदस्य जो निर्वाचित होकर आएंगे, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो इसमें दोनों केवल 2 जो है वो सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति है। और दूसरा कथन है, इसके सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा चुना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी निकाय है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता। और इसके 1/3 सदस्य जो प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और तथा उन्हें निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से और राज्य विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है, न कि उन नागरिकों द्वारा। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा।
तो इसमें केवल एक सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और दूसरा कथन है, इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। और तीसरा कथन है, प्रत्येक दल के विधायक को मतपेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 और 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और प्रत्येक दल के विधायक को मतपेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन जो राज्यसभा के संदर्भ में सही है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा जो हो 30 वर्ष है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति है? पहला कथन है, समान विधेयकों का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। तीसरा कथन, राष्ट्रपति पर जारी अध्यादेश की स्वीकृति। और चौथा कथन है, संवैधानिक निकायों की रिपोर्ट पर विचार करना। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां जो हैं वो समान विधेयकों पर पुनर्स्थापना और उनको पारित करने के लिए भी है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापन और उनको पारित करने के लिए है। ओके, और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उन पर महाभियोग के दौरान भी राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियां प्राप्त है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति के समय भी राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और संवैधानिक निकायों की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए भी राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें सभी कथन जो है राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियों के संदर्भ में सही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संसद को राज्य सूची से किसी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। और दूसरा कथन है, यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा की विशेष शक्तियां या राज्यसभा जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। और यह जो अनुच्छेद 249 के तहत करती है। अनुच्छेद 249 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा जो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। और राज्यसभा जो संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। और इसका उल्लेख जो 312 में, अनुच्छेद 312 में किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें दोनों कथन जो राज्यसभा के संदर्भ में सही है। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संपन्न होने वाले लोकसभा चुनावों की विशेषता है? पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग। दूसरा है एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का होना। तीसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और चौथा है निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग। लोकसभा के चुनाव जो निम्नलिखित पद्धतियों पर आधारित होते हैं और वे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ओके, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो इस प्रकार जो 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। और निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग जो है वो लोकसभा के चुनाव की विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अनुसूची जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। और दूसरा कथन है, इसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इसको वर्ष 1985 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सही हैं भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची के संदर्भ में। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। दल बदल जो है वो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधित प्रावधान को परिभाषित करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में चुनती है। और दूसरा कथन है, लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व जो राष्ट्रपति का होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा जो अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को जो अपने अध्यक्ष के रूप में चुनती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इसका चुनाव जो भी लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ओके, और लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व जो अध्यक्ष का होता है, ना कि राष्ट्रपति का। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो पद से मुक्त हो सकता है? पहला कथन है, यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता। और दूसरा कथन है, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है। और तीसरा कथन है, यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है एक बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव के गठन के बाद उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन वह जो निम्नलिखित स्थितियों में अध्यक्ष पद से मुक्त हो सकता है। और वह है, यदि वह किसी कारणवश लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। और यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे तो वो भी तो लोकसभा अध्यक्ष जो पद से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटा दिया जाता है तो भी वह लोकसभा पद से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद भारत का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। और दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसद के लिए अमेरिकी पैटर्न को अपनाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? संसद जो है वो केंद्र सरकार की विधायी अंग है और यह जो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ना कि कार्यकारी निकाय। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसद के लिए ब्रिटेन पैटर्न पर अपनाया था, ना कि अमेरिकी पैटर्न। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाएगा? पहला है, जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है। और दूसरा कथन है, जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुए हैं और राज्यसभा में ही लंबित है। और तीसरा कथन है, कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेज दिया गया है। लोकसभा के विघटन का प्रभाव विधेयकों पर निम्नलिखित तरीके से होता है। जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं। और जो विधेयक जो लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है वे सभी जो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा लोकसभा के विघटन के से समाप्त होने वाले विधेयक के संदर्भ में। ओके, और जो विधेयक जो राज्यसभा से शुरू हुए हैं और राज्यसभा में ही लंबित हैं तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए जा चुके हैं वे समाप्त नहीं होते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ये समाप्त नहीं होते हैं लोकसभा विघटन के पश्चात। ओके, जो विधेयक जो राज्यसभा से ही शुरू है और राज्यसभा में ही लंबित है समाप्त नहीं होते हैं।
और यदि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेज दिया गया है तो वह जो समाप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्र में सदन को स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और दूसरा कथन है, इसका प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? स्थगन का अर्थ होता है सदन की बैठक को अस्थायी रूप से निलंबित करना। सदन को स्थगित करने की शक्ति जो पीठासीन अधिकारी के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। और स्थगन का प्रस्ताव जो सदन में विचाराधीन किसी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके उत्तर जो लिखित रूप में दिए जाते हैं। और दूसरा कथन है, इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, गैर तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न आदि। तारांकित प्रश्न जो है, इन प्रश्नों पर सितारे जैसे चिन्ह अंकित होते हैं, इसलिए इन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इन प्रश्नों में उत्तर जो मौखिक रूप से दिया जाता है, ना कि लिखित रूप से। इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके। और तारांकित प्रश्न के साथ साथ जो अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो तारांकित प्रश्न के संदर्भ में गलत है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय जो शून्यकाल होता है, और इसका समय जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। और दूसरा कथन है, वर्तमान में राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय जो शून्यकाल होता है, और इसका समय जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हो रहता है। और वर्तमान में राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल कहते हैं। और यह व्यवस्था जो 2014 से चली आ रही है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा, और कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रस्ताव भी सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और दूसरा कथन है, यह प्रस्ताव किसी मंत्री विशेष के खिलाफ लाया जा सकता है। और तीसरा कथन है, यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। और चौथा कथन है, एक बार सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह सदन की सभी लंबित कार्यवाहियों पर प्रमुखता धारण कर लेता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ओके। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव जो केवल मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है, ना कि किसी विशेष मंत्री के खिलाफ। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ जो यह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ना कि किसी एक विशेष मंत्री के खिलाफ। और अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। और अविश्वास प्रस्ताव जो एक बार सदन में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यह सदन की सभी लंबित कार्यवाहियों पर प्रमुखता धारण कर लेता है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 इतना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में यह प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। और कारण आर में कहा जा रहा है, नीति कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि जो 1 रुपया कर दिया जाए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
संसद में बजट की प्रक्रिया जो जिस प्रकार प्रमुख स्तर से गुजरती है वह है लोकसभा में अनुदान की मांग पर मतदान। इस दौरान जो संसद के सदस्य इन मांगों पर बहस भी करते हैं और सदस्य जो अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं और इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है जो निम्न तीन प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव जो तीन प्रकार के होते हैं: नीति कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। नीति कटौती की मांग में कहा जाता है कि मांग की राशि जो ₹1 कर दी जाए, तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा। और आर्थिक कटौती प्रस्ताव में इसमें प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित समय तक कम कर दिया जाए, तो इसका जो कथन है वो गलत हो जाएगा। सांकेतिक कटौती में कहा जाता है कि मांग की राशि जो है वो ₹100 की कमी की जाए, मांग की राशि में ₹100 की कमी की जाए, सांकेतिक कटौती में कहा जाता है। और ये मांग की राशि जो एक निश्चित समय तक जो कम करने किया जाए या जो आर्थिक कटौती में कहा जाता है, ना कि सांकेतिक कटौती में। तो इसमें कथन जो गलत है जबकि कारण जो है वो सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में क्रमशः संसद सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। और दूसरा कथन है, सांसदीय विशेषाधिकारों का मूल भाव जो है संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के सदनों और सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और सांसदीय विशेषाधिकारों का मूल भाव जो हो संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना होता है, तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समिति के सदस्य जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और दूसरा कथन है, यह समिति जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? लोक लेखा समिति में वर्तमान में कुल जो 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य जो है लोकसभा के और 12 सदस्य जो है 7 सदस्य जो है वो 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ओके, राज्यसभा के टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 जो हो लोकसभा के और 7 जो हो राज्यसभा के होते हैं लोक लेखा समिति में। ओके। और इस समिति का अध्यक्ष जो विपक्ष का नेता होता, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो विपक्ष का नेता होता, और यह परंपरा जो 1967 से चली आ रही है। इस समितियों के सदस्य की सदस्यता 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। ओके, लोक लेखा समितियों के सदस्य की सदस्यता जो 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और लोक लेखा समिति के कार्यों के अंतर्गत जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 2 सही है लोक लेखा समिति के संदर्भ में, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समिति में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व रहता है। और दूसरा कथन है, इस समिति का गठन जो सर्वप्रथम वर्ष 1950 में जॉन मैथाई की सिफारिश के आधार पर किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रकलन समिति का गठन जो वर्ष 1950 में जॉन मैथाई यानी जो वित्त मंत्री थे उस समय के, और उनकी सिफारिश के आधार पर किया गया था। और मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, किंतु वर्ष 1956 में इनकी संख्या जो बढ़ाकर 30 कर दी गई। प्रकलन समिति में मूलतः जो 25 सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1956 में इनकी सदस्य संख्या जो 30 कर दी गई। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके। और इस समिति के सभी सदस्य जो लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा लोकसभा के सदस्यों से ही निर्वाचित होते हैं, ना कि दोनों संसद के दोनों सदस्य से। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा प्रकलन समिति के संदर्भ में। प्रकलन समिति के सदस्य जो हैं वो लोकसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार जो इसमें केवल 2 सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजना अनिवार्य है। और दूसरा कथन है, किसी विधेयक को पारित करते समय संसदीय समितियों को अलग रखना लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय राज्य व्यवस्था में विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजना जो अनिवार्य नहीं होता है, या जो है अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के विवेक पर जो छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और किसी विधेयक को पारित करते समय जो संसदीय समितियों को अलग रखना जो लोकतंत्र की भावना को कमजोर करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद में सत्ता पक्ष के अतिरिक्त सभी सदस्य को संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। और दूसरा कथन है, संसद के गैर सरकारी सदस्य जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है, उन्हें जो संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। और इन सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और यह विधेयक जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक जो किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है जिसमें संविधान संशोधन भी शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का कार्य जो सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामले पर विचार करना और इन नियमों में किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश करना है? ऑप्शन है सरकारी अविश्वासन संबंधी समितियां, ऑप्शन बी है अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां, ऑप्शन सी है नियम समिति और ऑप्शन डी है कार्य मंत्रणा समिति। नियम समिति जो इसका कार्य जो संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामले पर विचार करना और इन नियमों में किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश करना होता है, और जिसे आवश्यक समझा जा सकता है लोकसभा के लिए या 15 सदस्यीय निकाय है, जबकि राज्यसभा के लिए 16 सदस्य हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नियम समिति के में 15 सदस्य जो लोकसभा राज्यसभा के होते हैं और 16 सदस्य जो लोकसभा के होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण की विधि है? पहला है शून्यकाल, दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा सांसदीय समितियां और चौथा है न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान जो प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार जो कथन 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संसद जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण शून्यकाल, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव और सांसदीय समितियों के माध्यम से जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार जो 1, 2, 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। और न्यायिक समीक्षा जो विधायिका पर न्यायिक नियंत्रण का उपाय है, न कि कार्यपालिका पर नियंत्रण का। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। और कथन ए, भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद का यह अधिकार जो असीमित नहीं है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि संसद संविधान संशोधन द्वारा इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन जो संसद को यह अधिकार जो असीमित नहीं है, क्योंकि संसद जो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार जो कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण जो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या है। ऑप्शन है कुल सदस्य का 10% भाग, ऑप्शन बी है कुल सदस्यों का 15% भाग, ऑप्शन सी है कुल सदस्यों का 20% भाग और ऑप्शन डी है कुल सदस्यों का 25% भाग। गणपूर्ति की आवश्यकता जो संसद के सदनों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए होती है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 यानी 10% भाग का संसद में उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा।
वर्तमान में लोकसभा में गणपूर्ति सदस्यों की संख्या जो है 55 है। ओके, लोकसभा में गणपूर्ति सदस्यों की संख्या जो है 55 है और राज्यसभा में जो है वो 25 है। राज्यसभा में 25 है, राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 है। सही है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।